Good morning all of you. Today we will continue our 9th chapter class 12 subject biology. अपना जो चैप्टर था एंजाइम वो आज चल रहा था. आज के लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों. तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो अपने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. लास्ट वाले लेक्चर के अंदर अपने क्या किया था, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में अपने पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपने एंजाइम और सबस्ट्रेट के बारे में डिटेल में पढ़ा था, है ना. उससे पहले अपने एंजाइम्स की टाइप देखी थी, होलो एंजाइम, एक्वा एंजाइम, इनके बारे में पढ़ा था. अब कल वाले लेक्चर के अंदर अपने क्या देखा था, अपनों ने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देखा था, है ना. जिसके अंदर अपनों ने क्या देखा कि जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम की साइड पे आके बाउंड हो जाता है, ठीक है. और उसके अंदर अपनों ने देखा था कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में जो एंजाइम होता है वो कॉम्प्लेक्स जो बनाता है वो एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर होती है. क्या होती है? अनस्टेबल स्ट्रक्चर होती है, जो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, दोबारा एंजाइम अलग हो जाता है. कॉम्प्लेक्स जो अनस्टेबल बनता है उसके बाद में सेकंड रिएक्शन के अंदर एंजाइम अलग हो जाता है और जो सबस्ट्रेट था वो एंजाइम के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है. तो ओवरऑल ये रिएक्शन कंप्लीट होती थी. फिर अपनों ने उससे पहले पढ़ा था कि कुछ फैक्टर्स थे जो अफेक्ट कर रहे थे एंजाइम की रिएक्शन को. आज अपने जो है, मैंने आपको कल लेक्चर में बताया था कि अपने एंजाइम एक्शन के बेसिस पे कुछ थ्योरीज थी, उनके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद में अपने कुछ पॉइंट्स और कंटिन्यू करके चैप्टर को आज खत्म करेंगे. देखो ये पॉइंट्स के अंदर देखते हैं. अपने सबसे पहले कुछ थ्योरीज थी, कीलॉग थ्योरी, कीलॉग थ्योरी एंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी. मैंने आप लोगों को कल भी थोड़ा बहुत इन थ्योरीज के बारे में हिंट दिया था. कैसे था, जैसे कि एक सबसे पहले अपने कीलॉग थ्योरी की बात करते हैं. इस थ्योरी के अंदर क्या था, ये पहले अपने देखते हैं कि दी किसने थी. तो ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमिल फिशर. एमिल फिशर जिन्होंने ये थ्योरी दी थी 1984 के अंदर, ठीक है. 1984 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी. अब इस थ्योरी के अंदर था क्या, आप लोगों को कल मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था. जब अपनों ने एंजाइम और सबस्ट्रेट के डायग्राम के बारे में देखा था तो मैंने आपको यही कहा था कि एंजाइम के ऊपर जब आके सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है तो एक पर्टिकुलर साइट के अंदर जाके अपनी जुड़ रहा है और एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है. अब अपने की और लॉक की यानी चाबी और ताले की अगर बात करें, उसके अंदर क्या होता है, अपने अपना लॉक जो होता है उसको अगर खोलते हैं या चाबी उसके अंदर लगाते हैं तो क्या होता है, वो कंप्लीटली फिट होती है उसके अंदर. यही सीन होता है ना. तो ये थ्योरी भी कुछ कुछ उसी को देखते हुए बनाई गई है, क्योंकि अगर अपने कहें कि कीलॉग थ्योरी कंप्लीटली उसके ऊपर बेस्ड है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम जो है उसके ऊपर भी एक साइट ऐसी बनी होती है. मान लो ये एंजाइम है, यहाँ पे ये साइट है, ठीक है. ये मान लो आपकी लॉक है, ठीक है. और इसके साथ जो आपका सबस्ट्रेट अटैच हो गई है, इसकी क्या है, की, ठीक है. इसने क्या किया, यहाँ पे आगे यहाँ से अटैच हो गई कंप्लीट, ताले को जो है कंप्लीट कर दिया. क्या बना दी, कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है. ये हो गया लॉक, ये हो गया की. तो अपने कह सकते हैं कि टोटली थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल है एंजाइम लॉक एक्शन के ऊपर, है ना. तो इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया था एमिल फिशर ने कि जो एक लॉक होता है वो ओपन होता है सिर्फ एक की के थ्रू. किसके थ्रू? एक की होती है फिक्स, उसकी एक चाबी होती है जिसके थ्रू वो एक्टिव होता है, खुलता है. वैसे ही क्या होता है, सिर्फ एक्टिव साइट्स जो होती है उसके ऊपर एंजाइम जो होते हैं वो सबस्ट्रेट से बाउंडेड होते हैं. किससे बाउंडेड होते हैं? सबस्ट्रेट से. दिस टाइप ऑफ एंजाइम इज एक्टिविटी टू बी कैटलाइज्ड टू स्पेशल टाइप ऑफ सबस्ट्रेट. इसलिए कुछ रिएक्शंस होती हैं उनके लिए पर्टिकुलरली कुछ सबस्ट्रेट फिक्स होते हैं जो एंजाइम के साथ अगर बाउंड होते हैं तभी वो रिएक्शंस कंप्लीट होती है, ठीक है. तो एक ये भी इनका मोटिव था, यानी कि जैसे पर्टिकुलर की के लिए एक पर्टिकुलर मतलब ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है, वैसे ही कुछ रिएक्शंस प्रोसीड तभी होती है जब उनके पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आकर एंजाइम से रिएक्ट करे और कॉम्प्लेक्स बनाए, ठीक है. तो ये तो थी कीलॉग थ्योरी. सेकंड थ्योरी की बात करते हैं अपने इंड्यूस्ड फिट थ्योरी. इंड्यूस्ड फिट थ्योरी किसने दी थी? कोशलैंड ने. किसने? कोशलैंड ने दी थी 1966 के अंदर. अब इन्होंने क्या बताया था आपको, जो मैं थोड़ा पहले बता दूं. इंड्यूस्ड फिट थ्योरी नेम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ आपस में कनेक्शन या फिटिंग की बात चल रही है. देखो इसके अंदर क्या होता है, इन्होंने बताया था कोशलैंड ने कि जो एंजाइम्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर जो होती हैं वो सबस्ट्रेट के आने से पहले इरेगुलर होती है. मतलब इन्होंने कहा कि ये तो था अपना कीलॉग वाला, इसके अंदर देखते हैं इंड्यूस्ड फिट के लिए. इन्होंने कहा कि मान लो ये एंजाइम इसके अंदर साइट कुछ इस टाइप से बनी हुई है, ठीक है. ये सबस्ट्रेट की जो साइट है कुछ इस टाइप से बनी हुई है. फिर इन्होंने कहा कि जब सबस्ट्रेट आके इनसे अटैच होता है उसकी शेप को देखते हुए, इसकी शेप को देखते हुए धीरे धीरे जैसे जैसे सबस्ट्रेट
पास में आता है, एंजाइम अपनी शेप चेंज करता है, धीरे धीरे चेंज करता है और बिल्कुल वैसे ही बना लेता है जैसा सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, जिसके कारण सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे आके अटैच हो जाए, कॉम्प्लेक्स बना ले कंप्लीट। इस टाइप की थ्योरी को क्या बोला जाता है? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या कहा कि एंजाइम जो होते हैं ना वो रिजिड नहीं होते। कैसे नहीं होते? रिजिड नहीं होते, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर जो होती है बिल्कुल कठोर नहीं होती, फिक्स नहीं होती। फिर क्या होता है इसके अंदर कि जो जैसे अभी मैंने आपको बताया, एंजाइम के साथ में जब सबस्ट्रेट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद सबस्ट्रेट, धीरे धीरे जैसे कांटेक्ट में आता है सबस्ट्रेट के, तो ये साइड जो होती है अपनी शेप चेंज करने लग जाती है और एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ में उसकी शेप के अकॉर्डिंग फिट हो जाता है। इसी थ्योरी को बोला इन्होंने इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, यानी कि सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आने से इंड्यूजन हो रहा है, इंड्यूस स्टार्ट हो रहा है, जिसको इंड्यूस्ड फिट थ्योरी बोल दिया। अब इससे ये भी पता होता है चलता है कि जो एंजाइम के स्ट्रक्चर है, इससे ये भी अपने को फिक्स है, पता चल ही रहा है कि एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं है, यानी कि वो किसको देख के सेट होती है? सबस्ट्रेट को देख के। जैसे सबस्ट्रेट उसके कांटेक्ट में आता है वो अपनी शेप और स्ट्रक्चर वैसे वैसे चेंज करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद जो था थ्योरीज के बाद अगर अपने चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिक्रीजिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अपनों ने कल 2 पॉइंट देखे थे ना, क्या थे? जब अपने पढ़ रहे थे मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, उसके अंदर एक था एंजाइम सबस्ट्रेट थ्योरी के बारे में पढ़ना था। अब ये थ्योरीज किस पॉइंट के अंदर आ रही थी? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने, ईएससी के अंदर आ रही थी थ्योरीज। एक पॉइंट ये था अपना, सेकंड पॉइंट जो अपने आज पढ़ना है इसका मोड ऑफ एंजाइम एक्शन का, वो क्या है? डिक्रीजिंग ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन थ्योरी, डिक्रीजिंग ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन थ्योरी। अब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर ये क्या कहना जाता है? कुछ डिक्रीजिंग की बात करता है एंजाइम एक्टिवेशन जो थ्योरी, यानी कि एंजाइम को एक्टिव करने के लिए जो चाहिए होती है। अब देखो इसके अंदर क्या है, लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात हो रही है। इसके अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज करती है वो इनिशिएट नहीं होती, यानी कि इनिशिएट करवाने में हेल्प करती है। अब देखो कोई भी रिएक्शन है, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट के अंदर क्या होता है? देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है। स्टार्टिंग में मान लो किसी रिएक्शन को अगर उन्होंने ए से बी के साथ में कोई प्रोडक्ट बनाना है, ए और बी के साथ में कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो क्या होता है जब अपनी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं एट द रेट जब क्या होती है? टाइम होता है 0, मतलब स्टार्टिंग वाला टाइम होता है। उस टाइम पे क्या होता है? रिएक्शन स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, उस टाइम पे एनर्जी जो होती है, क्या होती है? एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी जिसको बोला जाता है, वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में। पर जब रिएक्शन जो है धीरे धीरे टाइम टी के इक्वल आ जाता है, मान लो 2 मिनट के बाद में वो रिएक्शन कंप्लीट होनी है, तो टाइम आ गया मान लो 1 मिनट 58 सेकेंड या 55 सेकेंड। उस टाइम पे क्या होता है? एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब तो कंप्लीट होने वाली है रिएक्शन, तो एनर्जी में लोअरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी जो है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि रिएक्शन भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाती है। इसको बोला जाता है जब एनर्जी इनिशिएशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? जब कुछ टाइम के बाद में वो धीरे धीरे एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होने लग जाती है, रिड्यूस होने लग जाती है, उसको बोला जाता है लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे इस मोमेंट में जब रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है तो इसको बोला जाता है लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आ गया? तो ये पॉइंट के अंदर क्लियर था, डिक्रीजिंग ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन थ्योरी के अंदर था लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके अंदर क्या होता है? आप लोगों ने ये चीज़ प्रैक्टिकली भी नोटिस की होगी, जब किसी भी चीज़ को, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करना होता है उस टाइम पे टाइम जो है वो बहुत टाइम जो है स्टार्टिंग वाले टाइम पे एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है ना। और जब जैसे जैसे वो स्मूथली रिएक्शन प्रोसीड होती जाती है वैसे वैसे लास्ट में आते आते जो है लोअरिंग, यानी कि रिएक्शन के अंदर जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसकी अमाउंट कम हो जाती है। तो इसको बोला जाता है लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आ गया? ये तो था अपना जो भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ में जो डिक्रीजिंग ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन थ्योरी थी। इसके बाद में जो है अपने आगे कंटिन्यू करते हैं अपना नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स पे चलते हैं अपने। अब इसके बाद में अपने देखेंगे एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर है नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम।
एंजाइम का नॉमेनक्लेचर जो था, ड्यूकेलिप्स थे 1883 के अंदर जिन्होंने एंजाइम का नॉमेनक्लेचर करना स्टार्ट किया। अब हर एक चीज़ के बारे में ये होता है कि किसी का भी नाम देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर मान लो ह्यूमन बींग्स भी हैं तो उनका नाम देने की पर्टिकुलर ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि अपने उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसके कैरेक्टर्स जान सकें। सेम एज इट इज़ इसके अंदर है कि जब अपने केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करवाते हैं तो उसके अंदर भी उनका किसी ना किसी बेसिस पे नाम रखा जाना जरूरी है, ताकि अगर अपने उसको नाम के बेसिस पे अगर स्टडी करें तो कल को डायरेक्ट अगर नाम आए तो अपने को पता चल जाए कि हाँ इस रिएक्शन में ये कैरेक्टर्स थे, ये सबस्ट्रेट या एंजाइम यूज हुए। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ड्यूकेलिप्स थे, इनके अकॉर्डिंग क्या था, दो टाइप के एंजाइम थे, टू टाइप का सिस्टम था नॉमेनक्लेचर का। पहला कौन सा था, पहला सिस्टम अपने देखते हैं सबस्ट्रेट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। अब आप लोग सोच रहे हो कि बेसिस सबस्ट्रेट के बेसिस पे कैसे, तो मैं आपको इसको बताती हूँ। सबस्ट्रेट के बेसिस से पहले अपने सेकंड टाइप देख लेते हैं इसका। सेकंड टाइप इसका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन इस प्रोसेस में इंक्लूड होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। देखो इसके अंदर क्या होता है, इन्होंने कहा था जो भी सिस्टम के अंदर जो भी सबस्ट्रेट यूज हो रहा है उसके नाम के आगे सफिक्स लगा दो एज, उसका सफिक्स क्या लगा दो एज, ASE, ठीक है। जैसे कि उसके अंदर सबस्ट्रेट यूज हो रहा है सुक्रोज, क्या नाम यूज हो रहा है सुक्रोज, तो उन्होंने नाम क्या रख दिया इसका सबस्ट्रेट के साथ में अटैच करके सुक्रेज, क्या नाम रख दिया सुक्रेज। तो ये रिएक्शन जो थी इसके अंदर क्या हुआ कि जो भी उन्होंने रिएक्शन प्रोसीड करवाई उसके अंदर सबस्ट्रेट का नाम है सुक्रोज, सुक्रोज के आगे लगा सुक्रेज, तो ये बन गया एंजाइम का नाम। क्या बन गया एंजाइम का नाम, समझ आ गया। इनके अंदर इन्होंने कहा कि सबस्ट्रेट का नाम रख दो, सबस्ट्रेट का नाम है सुक्रोज, उसके आगे एज लगा दो, वही नाम किसका बन जाएगा एंजाइम का, ठीक है। तो ये था इनकी नॉमेनक्लेचर की एक टेक्निक। सेकंड है इनकी केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे। इसके अंदर इन्होंने क्या किया इसके बारे में देखते हैं। इसके अंदर ये कहते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर कि जो भी नॉमेनक्लेचर करना है वो काफी ज्यादा, इसका जो नाम था केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे जो नाम था वो ज्यादा पॉपुलर था। इसके अंदर इन्होंने कहा कि जो भी रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट यूज होगा, एंजाइम यूज होगा, कैटालिस्ट यूज होगा, उसके नाम के आगे एज लगा दो। जैसे कि जो भी एंजाइम यूज हो रहा है, एंजाइम यूज हो रहा है उसके नाम के आगे लगा दो एज, क्या लगा दो एज, ठीक है। अब उसके नाम जैसे हाइड्रोलेज एंजाइम यूज हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोलेज, कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज हो रहा है, तो क्या एज लगा दो जिसका नाम हो गया हाइड्रोलेज, ऑक्सीडेज, ठीक है। ये सब नाम होने स्टार्ट हो, इनके बारे में आजकल नॉर्मल काफी ज्यादा नाम सुने भी होंगे आपने। तो ये नाम उनके कैसे पड़े हैं कि जो भी उसके अंदर एंजाइम यूज हुआ उसके आगे एज लगा दो, वो रिएक्शन का नाम बन जाएगा, ठीक है। किसका नाम बन जाएगा रिएक्शन का। आगे देखो कुछ एंजाइम जो थे वो किसके बेसिस पे थे, सबस्ट्रेट और नेचर ऑफ रिएक्शन, ये तो सिर्फ एंजाइम के बेसिस पे थे या कैटालिस्ट जो भी यूज हो रहे हैं उसके अंदर। ये किसके नेक्स्ट अपने जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर एक और केस था, कौन सा, इन्होंने कहा कि अब जो है नाम रखना है वो केमिकल रिएक्शन और साथ में जो भी सबस्ट्रेट यूज हो रहा है उसके बेस पे करो, मतलब कि जो भी नाम रखा जाएगा उसके अंदर रिएक्शन का नाम भी आएगा और जो सबस्ट्रेट यूज हो रहा है उसका नाम भी आएगा। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर अपने एक एग्जांपल देखते हैं, L-ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज, क्या नाम है, एग्जांपल है L-ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन के और सबस्ट्रेट के बेसिस पे नाम है। अब अपने देखते हैं इसमें केमिकल रिएक्शन का नाम कौन सा है और सबस्ट्रेट का नाम कौन सा है। तो L-ग्लूटामिक जो है वो तो है सबस्ट्रेट का नाम, किसका नाम है सबस्ट्रेट का। अब जो डिहाइड्रोजिनेज है वो किसका नाम है रिएक्शन का, किसका नाम है रिएक्शन का। डिहाइड्रोजिनेज का एंजाइम बना दिया और रिएक्शन कौन सी थी डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन क्या थी रिएक्शन, समझ आ गया। तो रिएक्शन तो ये थी और एज लगा के इसको एंजाइम बना दिया, ओवरऑल सबस्ट्रेट और एंजाइम को ऐड कर दिया। दोबारा सुन लो, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के बेसिस पे तो सीधा था जो भी एंजाइम है उसके आगे एज लगा दो वो रिएक्शन का नाम बन जाएगा, ठीक है। अब इसके यानी कि सबस्ट्रेट की एंजाइम का नाम बन जाएगा ओवरऑल
सेकंड जो था केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे, इनके अंदर इन्होंने क्या किया, एंजाइम के आगे एस तो लग ही रहा था, काफी फेमस है ये चीज जो केमिकल रिएक्शन का नाम रख दिया। फिर इन्होंने क्या किया, जो बेसिक मेन जो था केमिकल रिएक्शन के साथ में सबस्ट्रेट को अटैच कर दिया, उसके बेसिस पे नाम देना स्टार्ट कर दिया। जैसे था एल-ग्लूटामिक डीहाइड्रोजिनेज, तो इसके अंदर एल-ग्लूटामिक तो सबस्ट्रेट है और डीहाइड्रोजिनेशन जो है वो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। ओवरऑल ऐसे नाम रखने स्टार्ट कर दिए। आगे देखो, अब जो भी रिएक्शन कैटालाइज होगी, कैटालिस्ट जो भी होगी उसमें उसमें ये नाम यूज किया जाएगा, ठीक है। अब इसका ये तो थे दो बेसिस, इसके बाद में था इंटरनेशनल बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इंटरनेशनल जूलॉजिकल वाला यानी था ना ICBN, ICZN, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया था कि एक इंटरनेशनल नाम जो था इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलेगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल जो नॉमेनक्लेचर थे इससे रिलेटेड उन्होंने भी यही चीज स्टार्ट की। अब उसके बारे में अपने पढ़ते हैं, इंटरनेशनल बायोकेमिकल नॉमेनक्लेचर। ये जो नेम्स थे ना, ये जो सिस्टम अपने पढ़ने जा रहे हैं, ये इतना ज्यादा कामयाब या बोल दो कि इसके बारे में ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। इसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगी। इंटरनेशनल बायोकेमिकल नॉमेनक्लेचर। देखो इसके अंदर क्या था, इंटरनेशनल बायोकेमिकल जो नॉमेनक्लेचर था या ऑर्गेनाइजेशन था, ये 1955 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ। कब हुआ, 1955 के अंदर। इसके अंदर क्या था, स्टैंडर्डली और सिस्टमेटिक तरीके से क्या था, नॉमेनक्लेचर करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके अंदर क्या था, जो भी स्टैंडर्ड सिस्टमेटिक नेमिंग थी वो पहले क्या करते थे, सबस्ट्रेट का नेम, ठीक है, जो कैटालिस्ट कर रहा है, रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है उसको इंक्लूड कर दिया। फिर जो रिएक्शन कैटालाइज हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दी, यानी जो रिएक्शन कैटालाइज हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन और जो सबस्ट्रेट यूज हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन, दोनों को डाल के फिर इन्होंने नाम बनाया। जैसे हेक्सोकाइनेज था, क्या था, हेक्सोकाइनेज। अब हेक्सोकाइनेज तो उन्होंने पहले वाले जो उन्होंने नॉमेनक्लेचर पढ़े उनके बेसिस पे है हेक्सोकाइनेज। अब इस इंटरनेशनल बायोकेमिकल नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे क्या था, इन्होंने ये कहा जो भी सबस्ट्रेट आपने यूज किया है प्लस जो केमिकल रिएक्शन है उसकी इन्फॉर्मेशन, तो इसका नाम इन्होंने क्या रखा, फिर इसका नाम इन्होंने रखा डीहेक्सोज 6 फॉस्फोट्रांसफरेज नाम रखा इन्होंने, 6 फॉस्फोट्रांसफरेज। तो ये नाम देख सकते हो आप कितना बड़ा हो चुका है, कहाँ अपना इतने से नाम से टाइम पास हो रहा था याद करने से, हाँ इतना नाम याद कर लिया, अपने को पता चल गया कि हेक्सोकाइनेज नाम का जो है एंजाइम यूज हो रहा है, सबस्ट्रेट यूज हो रहा है रिएक्शन के अंदर। बट कहाँ ये नाम है, डीहेक्सोज 6 फॉस्फोट्रांसफरेज। कितना ज्यादा टिपिकल हो चुका है ये नाम, कितना ज्यादा टिपिकल हो चुका है। मतलब एक सिंपल अगर हेक्सोकाइनेज के बारे में याद करना है तो उसके लिए अपने को इतना बड़ा नाम याद करना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या था। अब ऐसे कई नाम और थे, तो इनको याद करना यानी कि रिकॉल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। इसलिए क्या किया, स्मॉल नेम्स रिकमेंडेड कर दिए, क्या कर दिए, इनके स्मॉल नेम्स रिकमेंड कर दिए, जैसे हेक्सोकाइनेज। और देखो क्या था ना, गलत नहीं था ये सिस्टम, इवन ये सबसे ज्यादा माना जाने वाला सिस्टम था क्योंकि ये सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा था। पर इनके नेम्स जो इन्होंने डेराइव किए, समझाने स्टार्ट किए, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे, जो कि लर्निंग कैपेसिटी के लिए या रिकॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे। इसलिए फिर इन्होंने कह दिया, रिकमेंड कर दिया कि जो आपने नाम पहले देखे हैं, जो सिस्टम के अंदर पहले थे, एज लगाना, केमिकल रिएक्शन और सबस्ट्रेट के बेसिस पे, वो सारे नाम इन्होंने एप्लीकेबल करवा दिए कि अगर आप ये नेम्स भी लिखते हो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग उससे रिकॉल कर सकते हो। तो ये तो था नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। इसके बाद अपनी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की। आज ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे अपने। नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। उसके अंदर अपने देखते हैं कुछ पॉइंट्स आएंगे, उनको क्लियर करते हैं। सो नेक्स्ट अपना लास्ट टॉपिक जो है आज का, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, उसके बारे में देखते हैं। आपको सामने IUB नाम लिखना होगा, ये क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की इंटरनेशनल यूनियन थी, जिन्होंने क्या किया कि एंजाइम को उनके कोड के बेसिस पे
एंजाइम कोडिंग के बेसिस पे यानी कि इसी के बेसिस पे उन्होंने आगे 6 क्लासेस के अंदर जो है एंजाइम को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक एक करके अपन ने उस क्लास के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले ऑक्सीरिडक्टेज। ऑक्सीरिडक्टेज क्लास के अंदर आपको बता दूं, नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। एंजाइम वो एंजाइम इंक्लूड होते हैं, एंजाइम वो इंक्लूड होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इनका एग्जांपल अपने देखते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, ये सारे के सारे जो है एंजाइम्स में यूज होते हैं, यानी कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने का काम करते हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपने क्लास के ट्रांसफरेज। इसके अंदर किसी भी ग्रुप से, यानी कोई एंजाइम एक ग्रुप से किसी अदर ग्रुप में ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को या उस एंजाइम को रखा जाता है, यानी कि दीज एंजाइम्स ट्रांसफर्स एनी ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, यानी कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर कर सकता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के ये किसी भी सबस्ट्रेट जो है इसमें यूज होते हैं, तो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, किसी ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से अनदर सबस्ट्रेट में डाल सकते हैं, यानी कि उसके लिए सबस्ट्रेट जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये था ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज के लिए एग्जांपल कौन से हैं, अमाइनो फॉस्फेट और कुछ अदर टाइप के एग्जांपल भी इसमें आएंगे। ठीक है, मिथाइल हो गया, थायोल हो गया, मिथाइल, थायोल, ये सब जो एग्जांपल इसके अंदर आएंगे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अपने मिथाइल के बारे में, मिथाइल थायोल के बारे में। अब अपना नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन वो है हाइड्रोलेज से रिलेटेड। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात है, हाइड्रोलेज यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोलेज, ये सब चीजें पानी से रिलेटेड होती है, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O का एडिशन होना। इस रिएक्शन के अंदर वो सारे एंजाइम्स रखे जाते हैं जो H2O का एडिशन करवाते हैं या फिर रिमूवल करवाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स का। हाइड्रोलेज के अंदर एडिशन ऑफ H2O और रिमूवल ऑफ H2O, समझ आ गया? तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम के अंदर। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं अपने। इसके अंदर क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, एग्जांपल आ गया इसमें अमाइलेज, न्यूक्लियेज, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल हैं, अमाइलेज, न्यूक्लियेज। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं लाइसेज की। लाइसेज के अंदर क्या होता है, बिना हाइड्रोलाइसिस के सबस्ट्रेट जो है ब्रेक डाउन होता है, विदाउट हाइड्रोलाइसिस, यानी कि बिना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के ऐड होंगे, विदाउट हाइड्रोलाइसिस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसके अंदर एग्जांपल्स की। तो इसके अंदर कौन से एल्डोलेज एंजाइम जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, कौन सा, एल्डोलेज। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसके बाद आइसोमेरेज। आइसोमेरेज नाम से पता चल जाएगा, आइसोमेरिज्म नाम बेसिकली क्यों यूज होता है, आइसोमेरिज्म जो स्ट्रक्चर होती है, जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर क्या होता है, आइसोमेरिज्म के अंदर एक्सचेंज होना, स्ट्रक्चर्स उल्टी होना, यानी कि फॉर्मूला सेम रहता है बट स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट जो मॉलिक्यूल्स की होती है वो चेंज हो जाती है। तो इस रिएक्शन के अंदर वो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं वो जो इनकी स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देते हैं, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। एग्जांपल है इसमें फॉस्फोफिनॉल आइसोमेरेज, यानी कि स्ट्रक्चर्स को आइसोमर कर देते हैं, एक से दूसरी में चेंज कर देते हैं। आप लोगों को मैंने आइसोमेरिज्म का डी और डेक्स्ट्रो और लिवो का एग्जांपल भी बताया था, जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल्स या जो एक ग्रुप होता है अटैच होता है, उसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। वो इस टाइप के एंजाइम्स जो होते हैं वो इसी क्लास में आते हैं। लास्ट है लाइगेज। ये क्या करता है, कैटालाइज करते हैं रिएक्शन को दो कंपोनेंट्स में, कोवैलेंट बॉन्ड के साथ। दिस टाइप ऑफ एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स आर एसोसिएटेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि कोई भी दो कंपाउंड इसके साथ जो भी अटैच हो वो किससे जुड़े हो, कोवैलेंट बॉन्ड से। उनको ये क्या कर देता है, उनको ये रिएक्शन में जो है इनको कैटालाइज कर देते हैं, जैसे कि सिट्रेट सिंथेटेज। क्या एग्जांपल है इसका, सिट्रेट सिंथेटेज। अब ये था अपना लास्ट टॉपिक, दोबारा देख लेते हैं। ऑक्सीरिडक्टेज का काम क्या होता है, वो एंजाइम्स आते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस
फिर हाइड्रोलेज आएगा, ये एडिशन करते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का, या रिमूवल करवाता है, वो सारे एंजाइम उसमें आ जाते हैं। लाइसेज जो होते हैं बिना हाइड्रोलाइज के मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन के ब्रेक डाउन करवा देते हैं। आइसोमेरेज ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करता है, यानी कि अरेंजमेंट्स जो स्ट्रक्चर्स की वो चेंज करवा देता है। लाइसेज जो दो कंपाउंड जो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवाने में हेल्प करता है। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, अगर आप लोगों को इनकी एग्जांपल्स याद हो गए और पता चल गया कि इनमें कौन कौन से एंजाइम इंक्लूड होते हैं, तो ये चीज आपको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। कौन सी केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब चीजें इन्हीं से रिलेटेड होती हैं, स्पेशली आइसोमेरिज्म वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीजें याद करनी है आपको, बायो के साथ साथ केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगी। तो एज इट इज आप ऐसे चार्ट बना के भी, सारे करेक्टर लिख के भी याद कर सकते हैं और टेबल बना के भी याद कर सकते हैं। तो आज का जो अपना चैप्टर था उसके अंदर अपनों ने सारा कुछ क्लियर कर लिया है। जैसे अपनों ने थ्योरीज भी पढ़ ली है, नॉमेनक्लेचर भी हो गया है, क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया है। तो ये चैप्टर जो अपना कंप्लीट हो चुके हैं, साथ साथ में नोट्स बना लो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपने अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।